हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। तो हम लोगों ने जो घटना चक्र आय दृष्टि है उस बुक को कंप्लीट करने के बारे में सोचा हुआ है, जिसमें हम लोग प्रीवियस ईयर में 2021 में जो यूपीएसआई का पेपर हुआ था, ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था, तो लगभग 50 सेट्स उसमें जो है आपको देखने को मिले थे। तो 2021 में 50 सेट्स हुए थे हमारे एग्ज़ाम के। तो उसमें हम लोग जो हिंदी का क्वेश्चन है ना उसको एनालिसिस कर रहे हैं। आपको पता है कि हिंदी का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 40 मार्क्स की हिंदी पूछी जाती है। तो इस वजह से हम लोग हिंदी को स्टार्ट किए हुए हैं। तो चलिए, एक वीडियो हमने पहले ही पब्लिक कर दिया था और आज ये जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ये जो 12 नवंबर 2021 को सेकेंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसको देखेंगे। ठीक है, तो इससे एक तो आपको हिंदी की प्रैक्टिस हो रही है और दूसरी बात जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी आपके सॉल्व हो रहे हैं। और अगर उससे मिलते जुलते अन्य क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो व्याख्या के माध्यम से वो भी हमारे कवर हो सकते हैं। तो चलिए करते हैं आज की वीडियो को स्टार्ट। अगर आपने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके उसको देख लीजिए। और ये सेकेंड वीडियो है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक वाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके रखिए। इस चैनल पे आपका फालतू का एक सेकंड भी बर्बाद नहीं किया जाता है। तो चलिए देखते हैं आज का अपना पहला क्वेश्चन। पहले जो है ना, ये लोग की आदत है, मैंने देखा है जो भी सेट्स मैंने अभी तक सॉल्व किए हैं उन सब में, कि सबसे पहले ये लोग लैंग्वेज में मतलब भाषा से ही क्वेश्चन पूछते हैं कि ये वाली भाषा वो वाली भाषा, इससे। तो देखिए, पहला जो क्वेश्चन है ये आपसे कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है। ठीक है, और अगर आपको विजुअलिटी बहुत अच्छी ना हो तो आप लोग क्या काम कर सकते हैं, तो आप लोग कुछ खास नहीं करना है, बस थोड़ा सा अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लेनी है। ठीक है, वैसे तो आज बहुत साफ दिख रहा है, मैंने आज पीडीएफ का थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। तो देखिए, हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन देखिए, दक्षिणी भाषा, सॉरी दक्षिणी हिंदी, ये हिंदी दरअसल इसमें बिंदी लगाना ये लोग भूल गए हैं। और दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि संस्कृत निष्ठ, तीसरा है ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, और चौथा है कि हिंदी उर्दू मिश्रित। तो बस साफ साफ दिख रहा है कि जो इसका सही उत्तर होना है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि हिंदी उर्दू मिश्रित। ठीक है, तो हिंदुस्तानी भाषा का रूप कैसा है, हिंदी और उर्दू का मिश्रण है। हम इसका जो व्याख्या वगैरह है वो भी देख लेते हैं। तो देखिए, पुरानी हिंदी जो है ये उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान हिंदुस्तानी भाषा है। और इसमें आप देखिए तो संस्कृत के तत्सम और अरबी फारसी के जो शब्द है वो थोड़ा कम होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कह रहे हैं कि पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। तो आपको इसमें बताना है कि वो कौन सा अपभ्रंश है जिससे हमारी पूर्वी हिंदी डेवलप हुई है। ऑप्शन देख दिए, मागधी, ब्राह्मण, खश या फिर अर्धमागधी। बहुत पूछा जाने वाला ये क्वेश्चन है, तो ध्यान रखिएगा। मागधी और अर्धमागधी दोनों ही इसका उत्तर हो जाएगा। तो दोनों दिए हैं वो लोग, ऑप्शन क्या ही मानिएगा आप, बस जाने रहिए कि अब मागधी और अर्धमागधी दोनों से ही माना जाता है कि पूर्वी हिंदी जो है वो डेवलप हुई है। तो आप देखिए, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी की जो पुस्तक है जिसका नाम क्या है, हिंदी भाषा का इतिहास, 2007 वाले संस्करण की बात हो रही है। इसमें जो पेज नंबर 40 है वहाँ पे इस बात को लिखा गया है कि जो पूर्वी हिंदी है वो अर्धमागधी अपभ्रंश यानी अर्धमागधी प्राकृत से डेवलप हुई है। इसमें कुछ अंश सौरसेनी का और अधिकांश जो अंश है वो मागधी का है। फिर देखिए, इसी कारण के ये जो मतलब कि इसका उत्तर है वो ए और सी दोनों ही आयोग के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से वो कौन सी बोली है जो राजस्थान में नहीं बोली जाती। कुल मिलाकर के राजस्थान की बोली कौन सी नहीं है, इनमें आपको बताना है। ऑप्शंस क्या है, मारवाड़ी, मालवी, बुंदेली या फिर मेवाती। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी वाला, यानी कि बुंदेली। तो आप देखिए, राजस्थानी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं उसमें आपको मारवाड़ी मिलेगी, जयपुरी मिल जाएगी, मेवाती मिल जाएगी, मालवी मिल जाएगी, जबकि बुंदेली जो है वो इसमें शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि हमसे रॉन्ग पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ आपसे पूछ रहे हैं खर का पर्यायवाची क्या है। तो अगर आपको पता है कि खर मतलब गधे को कहा जाता है तो आपको समझ आ जाएगा कि ऑप्शन ए इसका उत्तर है, कि खर का पर्यायवाची गधा तो होता ही है, अन्य जो जान हैं उन्हें भी जानिए, जैसे गर्दभ हो गया, धूसर हो गया, वैशाख नंदन हो गया, राशब और चक्रीवान। वैशाख नंदन को कई बार पूछा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए वाला।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। अब तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, इस तरह के शब्दों को पूछा जाता है हमारे एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं कैसे पहचानने का ट्रिक्स है। तो पहचानने का ट्रिक्स सही होता है कि अगर बोलने में जबान लड़खड़ा रही है, बोलने में थोड़ा कठिनाई आ रही है, तो संभावना है कि तत्सम शब्द हो सकता है। जैसे स्थाई, केवड़ा, करेला, केतकी। तो आप देखिए इसमें दो दो ऐसे जो है शब्द दिए हुए हैं जो कि हमारे तत्सम रूप हैं। कौन कौन से, एक तो अस्थाई और दूसरा केतकी। ठीक है, वही देखिए केवड़ा और करेला ये तद्भव शब्द हैं। तो आप देखिए केतकी जो है ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, केवड़ा। वही देखिए करेला ये भी तद्भव है और इसका तत्सम देख रहे हैं क्या होता है, कारवेल। अब इतना टफ बोलने से अच्छा है करेला बोल लो। ठीक है, आगे देखिए किशोरीदास वाजपेयी ग्रंथावली भाग 4 में जो हमारा पेज नंबर 68 है, यहाँ पे स्थाई को तत्सम शब्द बताया गया। तो मतलब कि बताना पड़ता है ना, बुक्स वाले क्या करें बेचारे, उनको ये मतलब प्रूफ देना पड़ता है कि फला जगह पे ये चीज़ इस लैंग्वेज की बताई गई है, वरना फिर लोग कहेंगे कि अपने मन मर्जी दे रहे हैं। आगे देखिए परीक्षा संस्था ने उत्तर कुंजी में ए और सी दोनों ही विकल्प मान लिया था और स्टार्टिंग में तो उन्होंने सी को ही माना था। चलिए आगे देखिए, तो होता क्या है ना कि पहले वो लोग आंसर की जारी करेंगे, उसके बाद जब बच्चे चैलेंज करते हैं तो वो लोग अपना आंसर की चेंज करते हैं। आगे देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं है। तो अभी हमने तो तत्सम के बारे में देखा था, अब तद्भव यहाँ देख रहे हैं। तो तद्भव शब्द कौन है, तो संस्कृत और प्राकृत के अपभ्रंश से, मतलब संस्कृत और प्राकृत के शब्दों को थोड़ा तोड़ मड़ोड़ करके अपनी सुविधा के अनुसार चेंज करके उनको थोड़ा इजी लैंग्वेज में बनाया गया जो शब्द है वही है हमारे तद्भव शब्द। ठीक है, आगे देखिए कौन कौन से विकल्प है हमारे पास, काठ, कसौटी। आपसे तद्भव नहीं है पूछ रहे हैं, अर्थात तत्सम जो शब्द है वो आपको बताना है। कार्य और कहानी, तो साफ साफ दिख रहा है जो कार्य है यही हमारा तद्भव शब्द है। इसका तत्सम सॉरी कार्य जो है वो तत्सम शब्द है, इसका तद्भव होता है कारज। क्या होता है, कारज। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये बात। बाकी कहानी जो है ये एक तद्भव शब्द है ही। तो देखिए कार्य तत्सम शब्द है, इसका तद्भव हो जाता है कारज या काज, से सभी तद्भव शब्द हैं। आगे देखिए जो काठ शब्द दिया था ना उसका तत्सम होता है काष्ठ, कई बार पूछा गया है। फिर देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि जंगल का विलोम क्या है, तो जंगल कानन, पता है कि नहीं, जंगल कानन अरण्य इस तरह की चीजें जो है वो विलोम हो जाती हैं। ओह सॉरी सॉरी मैं पर्यायवाची बता रही थी, सॉरी, पता नहीं क्या हुआ है। तो देखिए जंगल जो है, और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन में ना जंगल पूछा ही नहीं गया है, जंगम पूछा गया है, तो मति भ्रम हुआ है लगता है, सॉरी फॉर दैट। फिर से देखते हैं, यहाँ दरअसल ना जंगम, जंगम ला नहीं लिखा हुआ है, तो जंगम का विलोम पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए चेतन, सुकर, अगम या फिर स्थावर, तो उत्तर क्या हो जाना है, जंगम का स्थावर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर बनेगा। तो देखिए जंगम का विलोम स्थावर होता है, चेतन का विलोम अचेतन हो जाएगा, वहीं जड़ का जो मतलब सॉरी चेतन का जो है विलोम क्या हो जाएगा, अचेतन। तो अचेतन और जड़ दोनों एक दूसरे के समानार्थक हैं, अर्थात अचेतन और जड़ ये दोनों ही शब्द मतलब चेतन के विलोम हो जाएंगे। वहीं देखिए शुकर का जो विलोम होता है वो होता है दुष्कर, और अगम का विलोम की बात करें तो ये हो जाएगा सुगम। ठीक है, आगे देखिए इनमें आप कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा शब्द अथ का विलोम है, तो अथ का जो विलोम होता है ना वो इति हो जाता है, ऑप्शन सी। ठीक है, अन्य शब्दों को भी देख लीजिए, जैसे अंत मतलब यहाँ पे देखिए अथ का विलोम इति है, वहीं आदि का जो विलोम होता है ना वो अंत हो जाता है, और अर्थ का क्या हो जाएगा, अनर्थ। तो हम लोग कभी कभी बातचीत में कहते नहीं है कि आपने तो अर्थ का अनर्थ कर दिया, तो वही सारी चीजें हैं। आगे देखिए यहाँ आपसे कह रहे हैं कि चलिए बताइए तरल यानी लिक्विड का जो विलोम है वो क्या होगा, तो लिक्विड का ठोस होता है, समझ आ रहा है ना, तो तरल का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला यानी कि ठोस। तो यहाँ देखिए तरल का विलोम ठोस हो जाएगा। सरल का विलोम क्या होता है, कठिन होता है। वहीं विरल की बात करें तो विरल मतलब होता है थोड़ा दूर दूर सा जो होता है ना उसको कहते हैं विरल, तो उसका क्या हो जाएगा, सघन यानी एकदम नजदीक नजदीक चीजें। अविरल का क्या हो जाएगा, विरल हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और यहाँ आपसे क्या पूछा जा रहा है, यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। उदार पता है ना, वो अपनी प्रवृत्ति से बहुत उदार है। ठीक है, तो आपको ना इसका विलोम बताना है, समानार्थक नहीं बताना है। तो उदार का क्या हो जाएगा, नम्र, मतलब कोमल, पुरुष सॉरी पुरुष या परुष जो भी कहें, या फिर कठोर। तो उदार का क्या हो जाएगा भाई, कठोर हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखिए उदार का विलोम अनुदार भी होता है, और इसका नज़दीकी विलोम यहाँ कठोर दिया गया है तो वही मान ही लेंगे। चलिए आगे देखिए, कह रहे हैं कि कमल, मोती, पानी में उत्पन्न होने वाले ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। तो कमल, मोती और पानी में उत्पन्न होने वाले कौन हो जाएंगे, कमल हो जाएगा। ठीक है, तो जलज, ठीक है यानी कि जल,
जलज। तो देखिए जो जलज शब्द है इसके अनेकार्थी कौन कौन से हैं, कमल भी है, मोती भी है और पानी में उत्पन्न होने वाले भी हैं। तो आप देखिए पानी भी मतलब सॉरी मोती भी पानी में ही मिलता है और कमल जो है ये पानी में खिलता ही है, यानी कि जल में उत्पन्न होता है और वही जल में उत्पन्न होने वाला, बात एक ही है। फिर देखिए अभी आपसे पूछ रहे हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बताइए और क्या पूछ रहे हैं कि दोपहर के बाद का जो समय है उसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं। तो पूर्वाह्न, मध्याह्न, विहान या अपराह्न क्या होता है, दोपहर के बाद के समय को हम लोग अपराह्न कहते हैं। ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये बहुत ध्यान से देख लीजिएगा वरना वर्तनी शुद्धि में पूछ लेंगे तो गलती होने के चांसेस रह जाते हैं। तो देखिए दोपहर के बाद का जो टाइम होता है उसके लिए हम लोग अपराह्न शब्द का यूज करते हैं और दोपहर के पहले का जो शब्द है वो पूर्वाह्न, तो पूर्वाह्न अर्थात पहले, अपराह्न अर्थात बाद में, और दोपहर के समय को हम लोग क्या कह देते हैं, मध्याह्न। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे स्त्रीलिंग पुल्लिंग इस तरह के शब्द बहुत पूछे जाते हैं यहाँ। तो निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, तो कैसे हम लोगों को पता चलता है कि कोई शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है, तो उसके लिए ना हमें कोई ना कोई क्या करना पड़ता है, सेंटेंस बनाना पड़ता है। ठीक है, तो स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो देखिए आय, आय मतलब क्या होता है, इनकम। तो हम लोग कहते हैं ना आय, कितनी आय है तुम्हारी, इतना तुम्हारी इनकम कितनी है, साफ साफ लग रहा है कि भैया स्त्रीलिंग शब्द है। तो जब आप इसको शब्द मतलब कि स्टेटमेंट हर वाक्य में यूज करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कौन सा शब्द पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है। विवाद देखिए, विवाद होता है, आपने कभी कहा है क्या कि आपसे मतलब फलाने का ढिमकाने के साथ विवाद हो गई है, नहीं ना, विवाद हो जाता है। ठीक है, रूप और सार ये सारे भी पुल्लिंग शब्द हैं जबकि आय जो है वो एक स्त्रीलिंग शब्द है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो ये दरअसल वही था ना कि सेकंड पाली का शिफ्ट है, मतलब सेकंड शिफ्ट का पेपर है। फिर यहाँ आपसे वही पूछ रहे हैं कि चलिए बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। हमारे पास ऑप्शंस क्या है, स्पर्श, तो स्पर्श किया जाता है। ठीक है, स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं अर्थात ये पुल्लिंग शब्द है। लेख, लेख लिखना, तो लेख लिखा जाता है, तो ये भी पुल्लिंग है। दुख होता है, ठीक है, दुख होता है, दुख होती नहीं है, तो ये भी पुल्लिंग हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जो गरिमा शब्द है वो स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो सही है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। अब जैसे कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो देखने में आपको कैसे भी लगे लेकिन हमेशा मतलब कि बहुवचन में यूज होते हैं, जैसे प्राण, प्राण शब्द आपने जो सुना होगा वो हमेशा ही बहुवचन में यूज होते हैं। ऐसे ही कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा ही एक वचन में यूज होते हैं, तो इसमें आपको बताना है वो कौन सा शब्द है जो एनी टाइम यूज होगा स्त्रीलिंग, सॉरी स्त्रीलिंग नहीं, मतलब कि एक वचन में यानी सिंगुलर फॉर्म में। ऑप्शंस देखिए, सहायता, पुस्तक, लड़का या पौधा। तो अब जैसे आप लोगों ने कभी ना कभी तो जरूर ही देखा होगा, पुस्तक का हम लोग क्या कर लेते हैं, पुस्तकें कर लेते हैं, पौधा का हम लोग पौधे कह लेंगे, लड़का का हम लोग लड़के कह लेंगे, लेकिन मतलब सहायता को हम लोग सहायतें थोड़ी ना कहेंगे। तो ये जो है ना ऑलवेज सिंगुलर यूज होता है, ऑप्शन ए वाला। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि शिक्षक संज्ञा में या कौन सा प्रकार है। कुल मिलाकर के जो टीचर है उस शब्द को हम लोग अगर संज्ञा के रूप में यूज करेंगे तो क्या कहेंगे, क्या वो मतलब कहते हैं ना कि मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या फिर भाववाचक है, या फिर जातिवाचक है, तो आपको ये बताना है। तो आप देखिए इसका बी हो जाएगा यानी कि जातिवाचक संज्ञा। ये कौन सा ये जो है प्रकार हो जाएगा, शिक्षक। तो देखिए टीचर ये ना एक जाति समूह को जो है मतलब कि जाति का ही बोध करा रहा है। जाति मतलब ये हिंदू मुस्लिम ये वाला जाति मत करिएगा, मतलब शिक्षक जाति का बोध करा रहा है। अर्थात अगर हम लोग इसमें देखें तो ये ना जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, अर्थात बी हो जाएगा। जैसे अगर किसी शिक्षक का नाम दिया होता, जैसे यहाँ विकास दिव्य कीर्ति दिया होता, तो वो क्या हो जाता, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाता। क्यों, क्योंकि वो किसी व्यक्ति विशेष को जो है मतलब कि डिनोट कर रहा है। वहीं अगर टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, प्रोफेसर हो गया, इंजीनियर हो गया, तो ये सब क्या है, ये सब ना एक मतलब कि जाति विशेष की बात की जा रही है, मतलब कि शिक्षक जाति है, इंजीनियरों की जाति है, इस तरह से। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। और जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो देखिए सर्वनाम के भेद से पूछा जा रहा है। इसमें आपसे कह रहे हैं बताइए सर्वनाम का भेद इनमें से कौन सा नहीं है। तो नहीं है पूछा जा रहा है या फिर है, इन दोनों पे बहुत दिमाग खोल के रखा करिए। तो चलिए देखते हैं, गुणवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक या फिर संबंधवाचक। तो देखिए ये गुणवाचक ना कोई मतलब कि सर्वनाम नहीं होता है, उत्तर इसका ये हो जाएगा। तो टोटल जो सर्वनाम के भेद हैं वो 6 होते हैं। 6 भेद होते हैं, कौन कौन से,
पहला तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, तीसरा देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, पांचवा है संबंधवाचक और वहीं छठे की बात करें तो ये प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं या सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं, इनको ध्यान से देख लीजिए। पुरुष, निज, निश्चय, अनिश्चय, संबंध, प्रश्न। ठीक है, तो इसको ना ट्रिक वगैरह से भी याद कर सकते हैं कि पुरुष जो है ना वो अपने बारे में, अपना मतलब निज बारे में, निश्चय अनिश्चय का संबंध जो है निकालने में प्रश्न करते रहते हैं। ऐसे कुछ जोड़ लीजिए, बाकी कौन सा हम इतना ट्रिक्स वगैरह पे जो है नहीं मतलब फोकस कर पाते, क्योंकि हम क्या करते हैं ना, हम जैसे कोई ट्रिक्स याद कर लिए, अगर उसे बहुत बार रिवाइज कर लिए तो ठीक है, वरना एग्जाम में भुला जाता है। चलिए आगे देखिए। तो रूस के हिंदी जो व्याकरण है, नाम उनका जाने रहिए डॉक्टर दीमित्स। देख रहे हैं नाम कितना मतलब कि कठिन सा है, दीमसित्स। इन्होंने एक अन्य प्रकार के सर्वनाम का उल्लेख किया है, जो कि सर्वनाम कौन सा है, संयुक्त सर्वनाम। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो फिर मे बी, वैसे पूछा नहीं जाता ऐसा। आगे देखिए, इनमें से सर्वनाम शब्द कौन सा है, कौन सा बताइए सर्वनाम है, नींद, रोग, कौन, सफाई। दिख रहा है ना कौन, मतलब कि प्रश्नवाचक सर्वनाम, उत्तर डी हो जाएगा। आगे देखिए, और वैसे यहाँ पे आपको दे दिया गया है हिंदी में टोटल 11 सर्वनाम है, जैसे मैं, तू, आप, या, वह, जो, कोई, कुछ, कौन और क्या। अब जैसे देखिए कंफ्यूज हो सकते हैं कि अभी तो 6 बताया गया, तो वो सर्वनाम के भेद जो है वो 6 बताए गए, बाकी टोटल सर्वनाम जो है वो 11 है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द में कौन सा सर्वनाम का प्रकार है। तो देखिए वह जो है उसको इन्होंने अंडरलाइन किया हुआ है, इसी को आपको बताना है। तो सॉरी, वह नहीं है, वे है। कह रहे हैं निश्चयवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक या संबंधवाचक। तो साफ साफ दिख रहा है कि वे, ये सब क्या है, मतलब कि निश्चयवाचक, किसी निश्चित वस्तु विशेष की तरफ इंगित किया जा रहा है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए वाला, यानी कि निश्चयवाचक सर्वनाम। तो जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूर की किसी वस्तु के निश्चयता का बोध होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। और जो निश्चयवाचक सर्वनाम है इसी को क्या कहते हैं, संकेतवाचक सर्वनाम। तो अभी सपोज दैट दोनों दिया रहे ना, तो आप ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों अलग अलग भेद है, नहीं, निश्चयवाचक को ही संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। और ये हैं कौन कौन से, तो यह, वह, वे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। यहाँ आपसे कह रहे हैं कि राम सेब खाता है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। तो राम सेब खाता है मतलब एकदम नॉर्मल बात है, और आपको बता रहा है कौन सा प्रकार है, पूर्वकालिक, सकर्मक या फिर जो है अकर्मक या अनेकार्थक। तो साफ साफ दिख रहा है कि सकर्मक क्रिया है। राम क्या खाता है, आम खाता है या सेब खाता है, जो भी खाता है, तो मतलब कि कर्म के साथ ये एक सकर्मक क्रिया है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अकर्मक क्रिया कौन सी है, तो जिसमें जो है ना कर्म साथ में नहीं आता। आगे देखिए, राम सेब खाता है, इस वाक्य में सकर्मक क्रिया है, परंतु मतलब कि जिस क्रिया के व्यापार का संचालन कर्ता के द्वारा किया जाता है, परंतु फल जो है वो किस पे पड़ता है, कर्म पर, उसे हम क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया कहते हैं। वही आगे देखें अगला क्वेश्चन, कह रहे हैं राम किताब पढ़ता है। तो अब देखिए ये भी एक सकर्मक क्रिया का ही एग्जाम्पल है। फिलहाल के लिए इसमें जो पूछा जा रहा है हम लोग वो देखेंगे कि राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है। तो अब देखिए एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, वही यहाँ पे आपको देखना है। तो राम किताब पढ़ता है, राम रीड्स बुक, ये जो है क्या हो जाएगा, ये एक्टिव वॉइस हो जाएगा। ठीक है, तो वही यहाँ पे भी देखिए। अब लेकिन यहाँ पे एक्टिव पैसिव तो होता नहीं, यहाँ पे क्या होता है, कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो कर्ता का जो प्रभाव पड़ रहा है अर्थात कर्तृवाच्य हो जाएगा। ठीक है, कर्म पे प्रभाव पड़ेगा तो कर्मवाच्य हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि निम्न में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है, अर्थात कौन सा पैसिव वॉइस नहीं है। कह रहे हैं उससे खाना नहीं खाया गया, तो ये तो साफ साफ कह रहा है कि मैं पैसिव वॉइस हूँ। कह रहा है छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, अब द्वारा लग गया है तो वैसे ही कुछ सोचना नहीं है। तीसरा, दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, फिर से द्वारा आ गया है, तो इसका मतलब है ये पैसिव हो जाएगा। बालक खिलखिलाकर हंस रहा था, एकदम नॉर्मल चीज है, तो ये जो है एक्टिव वॉइस हो जाएगा, अर्थात कर्तृवाच्य हो जाएगा। और हमसे पूछ क्या रहे थे कि कर्मवाच्य नहीं है, अर्थात ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। फिर देखिए, किस शब्द में उपसर्ग मतलब कि नहीं है, तो वो कौन सा इसमें शब्द दिया गया है जिसमें किसी उपसर्ग का यूज नहीं किया गया। उपसर्ग क्या होता है, तो किसी भी शब्द में मतलब शब्द के स्टार्टिंग में कुछ नया चीज जोड़ करके और शब्द का जो मतलब अर्थ है उसको थोड़ा सा चेंज किया जाता है, वही हो जाता है उपसर्ग। जैसे विरासत, दूसरा है व्यापार,
तीसरा है वीक्षक, चौथा है विकल। तो आप देखिए ये जो विरासत शब्द है ना, इसमें किसी भी तरह का कोई भी उपसर्ग यूज़ नहीं किया गया है, और जबकि अन्य जो है उसमें यूज़ किए गए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जैसे व्यापार में देखिए वी उपसर्ग है, वीक्षक में भी उपसर्ग है, और विकल में भी वी उपसर्ग है, लेकिन विरासत में कोई भी उपसर्ग यूज़ नहीं किया गया है। फिर आपसे कह रहे हैं कि घास फूस में कौन सा समास है। घास फूस, तो घास और फूस अलग अलग, समझ आ रहा है ना, द्वंद्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे भी मतलब कि यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा कि घास फूस जो है इसमें क्या होता है, द्वंद्व समास होता है, और द्वंद्व समास में दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और इसमें अवयव शब्दों के मध्य समुच्चय बोधक अवयव अथवा या का लोप हो जाता है। ठीक है, फिर देखिए घास फूस में कौन सा समास है, हम लोग अभी देख क्या ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपसे क्या कह रहे हैं, तो कह रहे हैं मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का यूज किया जाता है। ऑप्शन देखिए, योजक चिन्ह, कोष्ठक, उपविराम, अर्धविराम। अब आप लोग ना मुझे कमेंट करके कोष्ठक कैसे होता है, मेरे ख्याल से कोष्ठक तो जानते ही होंगे, समस्या कहाँ होगी आपको, अर्धविराम उपविराम, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। तो जरा इसका सिंबल कैसे होता है वो मतलब कमेंट करिएगा, तो और सिंबल से ना क्वेश्चन बन जाते हैं। तो चलिए देखिए इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी वाला, सॉरी ऑप्शन डी वाला। ठीक है, अर्धविराम कैसे होता है, इस तरह से। ठीक, तो आप देखिए मिश्रित तथा संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए जो अर्धविराम है इसका यूज किया जाता है। आगे देखिए, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो नाच ना आवे आंगन टेढ़ा ये हम लोगों का फेवरेट है, बचपन से ही लोग मतलब कि लोग का कहने का मतलब है कि आस पड़ोस मोहल्ले वाले ना इस तरह के टॉन्ट हमेशा ही कसते रहते हैं। अगर आपसे कोई गलती हो गई और आपने कहा कि अरे ये हमने नहीं किया, ये ही खराब है, तो फिर लोग ये कहते हैं नाच ना आवे आंगन टेढ़ तो वही चीज़ है। चलिए, तो ये क्या है, लोकोक्ति है। तो मांगने में शर्म ना करना, या किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, तो बस यही हो जाएगा कि भैया खुद ही वो निर्धन है, लेकिन देखो तो उनके यहाँ भिखारियों की भीड़ लगी है, अर्थात आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश। ठीक है, आगे देखिए अगले क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं कि कबीर की उलट बांसियों में कौन सा रस प्रमुख है। तो जो कबीर की उलट बांसियां हैं उसमें कौन सा रस है, तो जरा बताइए क्या उनके रस में प्रेम रस है क्या, बिल्कुल भी नहीं, देखिए अद्भुत रस हो जाएगा। ठीक है, तो कबीर की उलट बांसियों में जो सिद्धा थे ना उनका प्रभाव है, जो कि अद्भुत रस से भरी पड़ी है। चलिए आगे देखिए, ये आपसे कह रहे हैं कि अवधि। अब देखिए अवधि और अवधि दोनों अलग अलग शब्द होता है, अवधि एक अलग शब्द होता है। ठीक है, कभी एक बार हम ऐसे ही एमसीक्यू प्रैक्टिस में अवधि जो है बोल रहे थे, लिख दिए थे अवधि। ये जो अवधि है ना ये लैंग्वेज है, अवधि मतलब होता है टाइम। ठीक है, चलिए फिलहाल के देखते हैं कि अवध शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इसमें आपको बताना है कि कौन सा छंद है, बताइए। टोटक, बरवे, रोला, वंशस्थ। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है, जो मतलब छंद वगैरह है इनमें हम लोगों को मात्राओं की गणना करनी होती है। और मात्राओं की गणना कैसे करते हैं, तो मात्राओं की गणना में आपको यहाँ पे हम गणना करके दिखा देते हैं। देखिए आ जो है जब भी छोटा शब्द होगा उसमें हम लोग एक मात्रा गिनेंगे, जब भी बड़ी मात्रा वाला शब्द हो जाएगा वो उसमें हम लोग दो मतलब की गिनेंगे। तो जो छोटा रहेगा उसे हम लोग लघु कहते हैं, जो बड़ी पाई वाला होता है उसको ऐसे लिखते हैं और उसे गुरु कहा जाता है। तो अगर हम लोग इसमें काउंट करें तो अवधि शिला का उस पर, तो यहाँ पे अगर हम काउंट करेंगे तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ, तीन यहाँ होगा, एक ला बड़ा है तो इसमें दो हो जाएगा अर्थात ये गुरु हो जाएगा, का बड़ा है तो इसमें भी गुरु हो जाएगा और उस पर एक एक हो जाएगा। ये देखिए अगर हम लोग इस लोग मतलब टोटल काउंट करें तो एक दो तीन चार, चार दो छः, दो आठ, नौ, 10, 11, 12। तो ये जो पहला था यानी कि पहला जो यति लगा हुआ है उसमें टोटल 12 मात्राएं हैं। ठीक है, तो 12। दूसरे में क्या है, था गुरु भार, अर्थात दो इधर आ गया गुरु। अब देखिए ये जो गुरु है ना बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, रा जो है रा में जो छोटा मात्रा लगी हुई ना छोटा ऊ की मात्रा है, बड़ा ऊ की नहीं है, वरना आप पता चला कंफ्यूज हो जाए। तो यहाँ पे हुआ ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी। तो फिर से देखते हैं, इसमें हम लोगों ने 12 काउंट कर लिया था, यहाँ पे देखिए था में 2 हो जाएंगे और इन दोनों में 2 हो जाएंगे क्योंकि दोनों ही छोटे हैं, बड़े मतलब बड़ी पाई वाला नहीं है। और भार, भार में पहला जो है भा बड़ी पाई का है और ये छोटा हो जाएगा। तो देखिए 2, 3, 4, 4, 2, 6, 1, 7 अर्थात यहाँ 7। तो पहले में जो है 12 मात्राएं, दूसरे में जो है 7 मात्राएं हैं, तो ऐसे यहाँ पे भी आपको मिल जाएगी। तीसरे में देख लीजिए, तीसरे में 2, 1, 3, 4, 2, 6, 2, 8। ये गलत कट गया क्या, यहाँ से देखिए यहाँ से गिनना था तो 8 इधर हो गई,
मतलब 2 10 2 12, ठीक है। तो पहले और तीसरे में 12, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं जिसमें होंगी वही इसका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए ये होता है 12वें में। किस में होता है? 12वें में। मेरे ख्याल से आपको मतलब कि ये काउंट करना आ गया होगा। मुझे भी बहुत अभी नहीं, मतलब कि मैंने अभी नहीं सीखा था। 10th क्लास में हमारे एक टीचर थे, उन्होंने ही सिखाया हुआ था, वहीं से सीखा हुआ था। उसके बाद फिर अब जब एक बार सीख लिया है तो फिर कोई और सिखाए उसकी आवश्यकता ही नहीं है। बहुत सिंपल सी बात है। अगर आपको ये पता है कि अगर छोटा शब्द है अर्थात छोटी पाई वाला शब्द है जिसमें कोई मात्रा नहीं लगी है, अगर मात्रा लगी भी है तो बड़ी वाली मात्रा नहीं लगी, जैसे छोटा आ है, छोटी ई है, छोटा ऊ है, तो इन सबको हम लोग सिंगल यानी कि एक मात्रा गिनते हैं। और अगर वहीं बड़ी पाई वाला है, जैसे बड़ा आ की मात्रा लगी है तो उसमें हम 2 पाई गिनेंगे, बड़ा ऊ की मात्रा लगी है तो उसमें हम 2 पाई गिनते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम लोग इसको काउंट करते हैं। तो इसका जो उत्तर है वो तो हो गया 12वें, ठीक है। यानी कि पहले और तीसरे में 12 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं होंगी। तो ऐसा जो छंद है वो कौन सा कहलाता है? 12वें कहलाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। कह रहे हैं कि सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ओट, सारंग झीनो पाए के सारंग कई गई चोट। इसमें आपको बताना है कौन सा अलंकार है। देख रहे हैं सारंग सारंग कई बार आया हुआ है, तो ये यमक अलंकार हो जाएगा, ठीक है। तो उपर्युक्त पंक्ति में आपको कौन सा अलंकार मिलेगा? यमक। यहाँ पर सारंग का प्रयोग टोटल 5 बार हुआ है, 3 के अलग अलग अर्थ है। जैसे जो पहला सारंग है उसका अर्थ मोर हो गया है, दूसरा सारंग का अर्थ सांप है और तीसरे सारंग का अर्थ बिजली है। तो इसी वजह से मतलब एक ही शब्द के अलग अलग अर्थों में यूज किए गए हैं और वही शब्द कई बार रिपीट हुआ है, उसमें हो जाता है हमारा कौन सा अलंकार? मतलब कि यमक अलंकार। यमक ही होता है ना? हाँ, यमक ही होता है। काफ़ी टाइम हो जाता है जब कुछ चीज़ बहुत टाइम से ना पढ़े रहो ना, तो फिर एक बार अचानक से लगता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं होगी। अभी तो मैंने स्टार्ट कर दिया है फिर से। चलिए, अभी आपके पास क्या आ रहा है? एक अनुच्छेद आ रहा है, ठीक है। तो अनुच्छेद वैसे बहुत इजी से रहते हैं, कभी कभी थोड़ा बड़ा सा दे देते हैं, जैसे थोड़ा सा बड़ा है, फिलहाल के लिए देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये अपठित गद्यांश है। आपको पहले इस गद्यांश को पढ़ना है, उसके बाद फिर क्वेश्चन देख लेना है। कभी कभी अगर आपको टाइम बचाना हो ना, तो जानते हैं क्या करें, सबसे पहले क्वेश्चन को ही देख लें। क्वेश्चन देख लेंगे तो जब आप पैसेज को पढ़ते रहेंगे तो आपको फटाक से दिमाग में क्लिक करेगा कि हाँ मैंने ये वाला देखा हुआ है क्वेश्चन, तो फिर आप थोड़ा ईजी वे में जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग किया जाता है, किसमें किया जाता है ये आपको बताना है। पहले तो फटाफट पढ़ लेते हैं। तो क्या आपको दिया हुआ है पैसेज कि भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। ये लोग निर्धनता तथा व्यवस्था के चक्र में बुरी तरह फंसे हुए हैं। सहकारिता ही इनकी शक्तियों को एक सूत्र में पिरोकर उनका उद्धार कर सकती है। फिर देखिए, आपसे कह रहे हैं कि कृषि के क्षेत्र में तो सहकारिता की पद्धति विशेष रूप से उपयोगी है। इसकी सहायता से खेतों को बड़ा किया जा सकता है। गृह उद्योगों के विकास के लिए भी सहकारिता की पद्धति बहुत लाभकारी है। कह रहे हैं बैंक, व्यापार तथा मतलब यातायात के क्षेत्र में भी सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रख करके ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत ऊंचा स्थान दिया गया। योजना आयोग का ये विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। तो क्लिक किया कि नहीं माइंड में कि अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। तो योजना आयोग का ये विचार है कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। आपको पहले का उत्तर मिल गया है। तो देखिए, पहले में क्या पूछा गया था कि योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो अभी तो हम लोगों ने देखा कि अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। तो इससे क्या होता है कि पहले आप पैसेज पढ़ें, फिर आप क्वेश्चन देखें, फिर उत्तर निकालें, ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। तो फटाफट करना है तो पहले क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद पैसेज पढ़िए, माइंड में क्लिक करेगा। अब दिमाग खुला रखना पड़ता है इसके लिए, दिमाग को अगर बंद करके रखेंगे तब नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो छोटे किसान और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। और यहाँ पे देख लीजिए, क्योंकि हम लोगों ने पूरा खत्म ही कर दिया ना पैसेज, अब ये यहाँ पे नोट वगैरह करके दिया गया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। कह रहे हैं सहकारिता निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है। कैसे कर सकती है? तो अभी तो हम लोगों ने देखा था कि उन्हें एक सूत्र में पिरो करके उनका आर्थिक स्तर जो है वो डेवलप करके। चलिए आगे देखते हैं
यहाँ पे 3 ही क्वेश्चन पूछे गए थे पैसेज से। कह रहे हैं वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? तो वात्सल्य रस जो है ना वो सूरदास इसके मतलब कि सम्राट कहे जाते हैं। तो ध्यान से देखिए कि सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण जी के बाल सुलभ लीलाओं का मनमोहक वर्णन किया हुआ है। तो भगवान कृष्ण के भक्त थे और भगवान कृष्ण के बचपन की बहुत सारी छवियां उनके द्वारा उकेरी गई हैं। ऐसे लगता है जैसे वो मतलब सामने से सारी चीज़ों को देखे हुए हों, इस तरह से मतलब उन्होंने वर्णन किया है। फिर देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल, इसके लेखक कौन है? अब ये किसने आदिकाल कहा, वीर कथा काल कहा, ये नहीं आपसे पूछा जा रहा है। आपसे पूछ रहे हैं कि ये एक रचना है हिंदी साहित्य का आदिकाल और इसको किसके द्वारा लिखी गई। हमारे पास ऑप्शंस हैं, नंद दुलारे वाजपेयी बिल्कुल नहीं होंगे, ये सब नहीं होंगे। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन बी जो है वो सही है। तो आप देखिए हिंदी साहित्य का आदिकाल ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है। इनके मतलब इसके अतिरिक्त सूर साहित्य, कालिदास की लालित योजना, हिंदी साहित्य, उद्भव और विकास, ठीक है, साहित्य का मर्म, ये सारी जो रचनाएं हैं ये भी किनकी हैं? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ कह रहे हैं कि प्रेमचंद्र जी के द्वारा एक उपन्यास लिखा जा रहा था लेकिन बीच में उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनका जो अपूर्ण उपन्यास है जिसको उनके पुत्र ने बाद में पूरा किया वो कौन सा है? तो ये हो जाएगा मंगलसूत्र, ठीक है, ऑप्शन डी। कुछ अन्य उपन्यास जो कि बहुत फेमस हैं जैसे रंगभूमि है, सेवा सदन है, गबन है, गोदान है, कर्मभूमि है, तो ये इनके मतलब कि प्रेमचंद जी के काफ़ी फेमस उपन्यास हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहे हैं रानी केतकी की कहानी, ये किसकी कहानी है? तो किनकी है? इंसान अल्लाह खां की, ठीक है। और आगे देखिए कि रानी केतकी की कहानी जो है ये इंसान अल्लाह खां की रचना है। इसे उदय भान चरित नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, तो 2 नामों से इसको हम लोग जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये आपसे पूछ रहे हैं कि जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदप परम शनेही। ये हो ना हो, अगर ना भी पता हो ना तब भी मैं तो कहूँगी तुलसीदास जी की है क्योंकि उनकी रचनाएं ऐसी ही हैं। तो देखिए जाके प्रिय न राम वैदेही तजिए ताहि कोटि बैरी सम जदप परम स्नेही, अर्थात जिसे राम सीता प्रिय ना हो उसे छोड़ देना चाहिए चाहे वो कितना भी आत्मीय क्यों ना हो। ये उक्तियां किनकी हैं? तुलसीदास जी की। फिर देखिए केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? सबसे जो टफ टाइप का क्वेश्चन मुझे लगता है ना वो यही लगता है कि पता नहीं कब का पूछ लेते हैं खैर चलिए देखते हैं। तो केदारनाथ अग्रवाल जी का जो अपूर्वा है ना उस कृति के लिए इनको मिला हुआ था साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला था? तो देख लीजिए 1986 में। क्यों इतना पुराना पूछे हुए हैं हाल ताज का पूछना चाहिए। आगे देखिए किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया, ये आपको बताना है। तो बाल बोधनी या बाला बोधनी, कवि वचन सुधा, भारतेंदु या हरिश्चंद्र मैगजीन, क्या हो जाएगा? तो बस भारतेंदु हो जाएगा, ठीक है। तो भारतेंदु जी के द्वारा भारतेंदु पत्रिका का संपादन नहीं किया गया। ये ट्रिक्स होता है कभी कभी ना, इस तरह से जो है लॉजिक लगा करके क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है। जैसे हम लोगों ने देखा है कि जो हर्ष चरित है ना वो हर्ष के द्वारा नहीं लिखी गई है क्यों? तो ऐसे ही आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। टोटल 40 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हमारे एक सेट में और ये एक सेट आपका कंप्लीट होता हुआ आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? ऑप्शन देखिए भारत मित्र, नागरी नीरद या फिर समालोचक या माधुरी। और इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी वाला यानी कि समालोचक। तो 1902 में देखिए चंद्रधर शर्मा जो गुलेरी हैं इन्होंने जयपुर से समालोचक पत्रिका का संपादन किया था। भारत मित्र के संपादक जो है वो जानिए कौन है? तो बाल मुकुंद गुप्त जी हैं। वहीं नागरी नीरद के संपादक कौन है? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन इनका जो है मतलब उपनाम है। फिर देखिए माधुरी पत्रिका का संपादन विष्णु नारायण भार्गव जी के द्वारा किया गया था, ठीक है। तो ये टोटल 40 क्वेश्चंस रहे हैं आज की वीडियो के। आई होप आपने वीडियो में कुछ नया जाना समझा होगा और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। ये क्लासेस आपको शाम को 6 बजे मिलती हैं, ठीक है, शाम को 6 बजे ये क्लासेस आपको मिलती हैं। तो आप चाहें तो रेगुलर बेसिस पे जुड़ करके इन क्लासेस का लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अगर आप लोगों में से कोई भी भाई बहन घटना चक्र इतिहास कवर करना चाहते हैं तो हमारे इसी चैनल पे डेली मतलब कि 11 बजे सुबह उसकी क्लास होती है। आप लोग उसके साथ जुड़ करके अपनी तैयारी को थोड़ा धार दे सकते हैं। यूपीएसआई के लिए नहीं, क्योंकि यूपीएसआई में इतने सारे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, आप उसमें अपना टाइम मत वेस्ट करिए। क्यों 1-2 क्वेश्चंस आएंगे तो उसके लिए आपको घटना चक्र पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ अन्य किसी एग्जाम के लिए अगर आप चाहें तो घटना चक्र पढ़ सकते हैं, आपको बहुत काम आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार एंड जय हिंद।